तेलुगु कथा कहानियों के बारे में थोड़ा हमें बताएं, उसकी विशेषताओं के बारे में, उनके बारे में। आचार्य, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? बिल्कुल जी, आ रही है। आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय डॉक्टर अहिल्या जी एवं आप सभी उपस्थित मित्रों, साहित्यिक मित्रों, देवियों, सज्जनों, कादम्बिनी परिवार के सभी परिवारजन, यह तो सबकी समझ में आ गया है अब तक की बातचीत से कि मैं शायद आज के विषय के लिए उपयुक्त अध्यक्ष नहीं हूं, और एकमात्र उपयुक्तता है जो मैं बार बार कहा करता हूं, और वह है प्रेम। अहिल्या जी के प्रेम पूर्ण आदेश का उल्लंघन करना या उसकी अवहेलना करना मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए कभी संभव नहीं होता। मैंने नानुकर तो की, लेकिन उन्होंने जिस टोन में, आजकल टोन की बड़ी चर्चा है राज्यसभा से लेकर के, तो जिस टोन में उन्होंने कहा कि नहीं आपको जो है आपको ये अध्यक्षता करनी है, तो अब उसके बाद फिर कुछ और रास्ता बचता नहीं था। खैर, तेलुगु साहित्य पर, उसमें भी तेलुगु कहानी पर, उसकी दिशा पर थोड़ी सी चर्चा, अनधिकार चर्चा, मैं उसे साधिकार चर्चा नहीं कह सकता। मैं सबों को किताब दिखा दूंगी और वो दोनों चैप्टर भी दिखा दूंगी। अनाधिकार नहीं है यह। नहीं, वो सब चीजें यहाँ मेरे सामने है, वो सब चीजें यहाँ मेरे साथ नहीं है। हाँ, ये मैं मानती हूँ। पीडीएफ होगा सर। खैर, एक बात बहुत ही अच्छी आदरणीय अवधेश जी ने आरंभ में ही कही कि हिंदी कहानी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम तेलुगु कहानी को देखें, या कहें कि भारतीय कहानी को देखें, सभी भारतीय भाषाओं की कहानियों को, सभी भारतीय भाषाओं के आधुनिक साहित्य को देखें, तो कहानी वह विधा है या ऐसी विधा है जिसका सभी भारतीय भाषाओं में आधुनिक रूप में उदय और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हुआ। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी तक तो काव्य का बोलबाला था सभी भारतीय भाषाओं में, तेलुगु में भी वैसा ही था। 19वीं शताब्दी के आप कहें कि वही 1950 के आसपास गद्य का उदय होता है और धीरे धीरे कहानी भी शुरू होती है। मैं कुछ सेकंड लूंगा, मैंने जरा वो शेयर कर दीजिए बेटा। हाँ, ये हाँ आइए, हाँ शेयर स्क्रीन, हाँ बताइए जरा। आल्सो शेयर योर ऑडियो। ऑफ है बेटा, इधर आ जाइए। कंटिन्यू। दबाइए इसको। हाँ, ये मेरा वॉल्यूम तो दिखाना पड़ेगा ना। मैं ऑफ हूँ ना, मैं ऑफ हूँ ना। अच्छा, हाँ, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं जी?
तो एक जानकारी बड़ी रोचक यह है, जैसा कि तेलुगु के संबंध में कहा जाता है, यद्यपि द्रविड़ परिवार की भाषाओं के रूप में मानी जाती है, लेकिन संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का तेलुगु पर गहरा असर है। और उसमें भी कहानी के संबंध में विशेष बात यह है कि हम हिंदी में भले ही कहानी शब्द का प्रयोग करते हो, तेलुगु में इसके लिए कहानी, यानी जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट। आप अपना माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक चल रहा है। हाँ, तेलुगु में मैं जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाए। ये माइक ऑफ कीजिए साहब, आप परेशान कर रहे हैं। मीना जी माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, माइक ऑफ कीजिए। हाँ, क्षमा करें। मैं ये कह रहा था कि शॉर्ट, मेरी आवाज पहुंच रही है ना जी? भाभी जी आप माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ करिए। हाँ बोलिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 5-7 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा, लेकिन जरा सा सहयोग कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं इस तरह से अपनी बात शुरू कर रहा था कि तेलुगु में शॉर्ट स्टोरी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके लिए जिस प्रकार हिंदी में कहानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कथा से पहले इसके लिए आरंभिक लेखकों ने कथनिका शब्द का प्रयोग किया था। और यह जानना रोचक और आश्चर्यजनक लग सकता है कि अग्नि पुराण में कथनिका, जैसे आख्यायिका एक शब्द मिलता है संस्कृत साहित्य में, उसी प्रकार अग्नि पुराण में कथनिका शब्द मिलता है। और कथनिका के जो लक्षण दिए गए हैं वे एक प्रकार से आधुनिक कहानी के लक्षण हैं। तो तेलुगु साहित्यकारों ने आरंभ में इसे कथनिका कहा और आगे चलकर कथा कहा जाने लगा। और यूं तो जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहानी तेलुगु में लिखी जाने लगी। लेकिन जैसा कि रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि हिंदी में कहानी पहले से लिखी जा रही होगी, लेकिन आधुनिक अर्थ में, या कहें कि आधुनिक बोध से युक्त कहानी बाद में आरंभ होती है। या हिंदी उपन्यास यद्यपि कुछ पहले से शुरू हो गया होगा, लेकिन जो आधुनिक कहानी और उपन्यास हैं वे एक प्रकार से नव जागरण काल में और जागरण सुधार काल में, यानी जिन्हें हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहते हैं, उसमें आरंभ हुए। इसी तरह से जो तेलुगु साहित्य में आधुनिकता का प्रवेश जो है वह जिस महान लेखक के माध्यम से होता है वे हैं गुरजाड़ा अप्पा राव, जिन्हें तेलुगु में आधुनिकता के जनक कहा जाता है। तो गुरजाड़ा अप्पा राव की कहानी दिद्दू बाटू का प्रकाशन 1910 में हुआ। इसे प्रथम आधुनिक तेलुगु कहानी कहा। देखिए, ध्यान रखें, प्रथम तेलुगु कहानी नहीं कह रहा हूं मैं, प्रथम आधुनिक तेलुगु कहानी। और आधुनिक तेलुगु कहानी का अर्थ यह है कि यह जो पारंपरिक जैसे मनोरंजनात्मक या उपदेशात्मक कहानियां हुआ करती थी, उससे अलग आज के परिवेश में, अर्थात 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का जो परिवेश था, भारत में सुधार आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ तेजी से चल रहा था। तो उस काल में सुधार शीर्षक से, जिसे हिंदी में हम सुधार कहेंगे, दिद्दू बाटू नामक कहानी जो है वह गुरजाड़ा अप्पा राव की प्रकाशित हुई। और एक और मनोरंजक चीज इनके बारे में है, जैसे 1915 में जो कहानी प्रकाशित हुई थी हिंदी में, उसने कहा था
जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। गुलेरी जी के बारे में यह सभी जानते हैं कि उन्होंने 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों में भी उनकी यह उसने कहा था, कहानी ही एकमात्र एक ऐसी अकेली ऐसे पद की अधिकारिणी कहानी हो सकती है कि जिसके जो पूरे के पूरे किसी व्यक्ति के कहें कि 1 शताब्दी से अधिक समय हो गया, लेकिन वह कहानी वैसी ही अमर कहानी है। इसी तरह से गुरजाड़ा अप्पा राव ने अपने जीवन में केवल 5 कहानियां लिखी। उन 5 में से 3 को विशेष रूप से याद किया जाता है और उन 3 में भी यह जो पहली कहानी है दिद्दुबाटू, यह प्रवेश या उदय की कहानी है एक प्रकार से। और समाज सुधार के, आप समझ सकते हैं, सुधार, समाज सुधार, जो कि पूरे रेनेसां का जो प्रभाव था, जिस प्रकार का हमारे साहित्य के ऊपर, भारतीय साहित्य के, वही हमें तेलुगु में दिखाई देता है। इस कहानी के बारे में या कहें कि गुरजाड़ा अप्पा राव की कहानियों के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी कहानियां जो हैं एक तरह से उनका जो आधार है वह तो यथार्थवादी है, एक त्रिकोण जैसा बनता है कि उनका जो आधार है वह यथार्थवादी है और जो उस त्रिकोण की 2 भुजाएं हैं, एक भुजा स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की है और दूसरी भुजा क्लासिसिस्ट है, क्लासिकवाद की है। इस तरह से पहली ही कहानी और पहला ही कहानीकार जो है वह तेलुगु का एक अत्यंत विराट साहित्य चेतना को लेकर के सामने आता है। और उनकी एक कहानी जिसका हिंदी अनुवाद जो है वह तुम कौन हो, हु आर यू नाम से हुआ है, अंग्रेजी में भी अनुवाद उसका। उसको विशेष रूप से उनकी कला का चरमोत्कर्ष समझा जाता है, जिसमें एक तरह से राष्ट्रीयता, सामाजिकता और साथ ही मनुष्य की मुक्ति का आह्वान, क्योंकि आप ध्यान रखें कि यह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, उस को उसमें देखा जा सकता है। इसके बाद से लेकर आज तक के कहानी, तेलुगु कहानी के इतिहास को विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इतिहास खंड, जो इतिहास ग्रंथ हैं उसे 4 में भी बांटा जा सकता है वैसे, लेकिन 3 अगर कहें तो पहला है उदय काल, जो कि 1910 से 1940 तक का समय माना जाता है और 1940 से 65 तक का जो काल है उसे हम विकास काल कह सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे 60 तक माना है, क्योंकि 60 के बाद के समय को भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में 60ओत्तरी काल कहने की परंपरा है। लेकिन खास तौर से वो 60 नहीं बल्कि 65 के आसपास परिवर्तन शुरू होता है। तो इसलिए जहां कुछ इतिहासकारों ने विकास काल को, जिसे मैं विकास काल कह रहा हूं, 1940 से 60 माना है, मुझे लगता है कि उसे हम 1940 से 65 तक कह सकते हैं। उनके 1-2 रचनाकारों की चर्चा मैं आगे करूंगा, इन सभी तीनों ही चरण के रचनाकारों की। और जो तीसरा खंड है वह एक प्रकार से जिसे हम हिंदी में 60ओत्तर काल या समकाल कहते हैं, तो समकालीन कहानी जो है वह 1960-65 के आसपास आरंभ होती है और 1990 के आसपास जिस तरह से हिंदी में विमर्शों का एक तरह से विस्फोट हुआ, उसी प्रकार से तेलुगु में भी विमर्शों का विस्फोट हुआ। तो इस तरह से जो जिसे कहें स्थूल रेखाएं हैं तेलुगु कहानी के इतिहास की और हिंदी कहानी के इतिहास की, वे लगभग समानांतर चलती हैं, एक साथ चलती हैं। कुछ थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे 1940 तक के काल को, जिसे मैंने उदय काल कहना उचित समझा है। यह जैसा अभी पहले भी कहा कि यह समय 1940 का समय, या कहें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो काल था वह है, स्वाधीनता आंदोलन का, और साथ ही साहित्य के क्षेत्र में यह समय रोमांटिसिज्म, हिंदी साहित्य
ही नहीं, भारतीय साहित्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगला का भी प्रभाव आ रहा था, तो भारतीय साहित्य में और विशेष रूप से कविता में यह स्वच्छंदता का काल था, स्वच्छंदतावाद का, रोमांटिसिज्म का काल था, जिससे तेलुगु में भाव कविता कहा जाता है। तो भाववाद और कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में भाववाद, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह स्वाधीनता आंदोलन का समय था, और इसी का यह प्रभाव था कि उस समय जो कहानी आई 1940 तक के समय की, वह कहानी आप हिंदी में द्विवेदी युग और छायावाद युग के समानांतर इसे रख करके देख सकते हैं कि इस काल में जो कहानी आई हमारे यहाँ तेलुगु में, उसमें मनोरंजन के स्थान पर उद्देश्य की प्रधानता थी, सोद्देश्यता थी, जगाना, लोगों को एक तरह से प्रेरित करना, सामाजिक बदलाव की प्रेरणा देना, यह एक विशेष बात जो है उसमें दिखाई देती है। और मैं समझता हूं कि जैसे हम प्रेमचंद में कहते हैं कि साहब एक आदर्शवादी यथार्थ या यथार्थोन्मुख आदर्श, वैसी स्थिति इस काल के रचनाकारों या कहानीकारों की कही जा सकती है। यानी उसमें एक सोद्देश्यता थी, यथार्थवाद था, लेकिन उसके साथ ही जो भाव कविता का जो प्रभाव था वह कहानी के ऊपर भी था, अर्थात भाववादी, आदर्शवादी और सांस्कृतिक जागरणवादी जो कहना चाहिए कि प्रवृत्तियां हैं, वे इस काल की कहानियों में इतिहासकार बताते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो है इस काल का गुरजाड़ा के बाद, वह है गुड़ीपाटी वेंकटाचलम। गुड़ीपाटी वेंकटाचलम या चलम जो हैं, वे आप देखें तेलुगु साहित्य में स्त्री मुक्ति के स्वर उसी प्रकार से तेलुगु कहानी में हमें आरंभ से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में चाहे प्रेमचंद हो, चाहे प्रसाद हो, या फिर आगे चलकर जैनेन्द्र हो, या फिर आगे चलकर अज्ञेय हो, जिस तरह से हिंदी में स्त्री मुक्ति के स्वर क्रमशः मुखर होते हुए चलते हैं, उसी तरह तेलुगु कहानी में भी स्त्री मुक्ति के स्वर क्रमशः उन्मुक्त होते चलते हैं। और गुड़ीपाटी वेंकटाचलम ने स्त्री मुक्ति के साथ साथ, जिसे आप कहें कि एक बंधन मुक्त प्रेम, मुक्त प्रेम का अर्थात यहाँ फ्री सेक्स नहीं है, यानी यहाँ जो हम मुक्त प्रेम की बात कह रहे हैं, वह जो सामाजिक लोकाचार जो हैं, जो कि दबाव बन गए थे और रूढ़ी बन गए थे, तो उन रूढ़ियों को तोड़ना और रूढ़ियों से मुक्त एक व्यापक उदात्त प्रेम की भूमि तैयार करना, यह चीज जो है हमें गुड़ीपाटी वेंकटाचलम की कहानियों में दिखाई देती है। उनकी एक कहानी एक कली खिल उठी बहुत चर्चित कहानी रही है। एक कली खिल उठी में एक जंगली फूल या जंगली कली जो है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, कभी तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक वन में खिली हुई कली जो है, उसके माध्यम से एक स्त्री की व्यथा को और उसकी प्रेमेच्छा को व्यक्त किया गया है। मैं जब इस कहानी को बहुत वर्ष पहले पढ़ रहा था, तो इसके साथ साथ मुझे निराला की जूही की कली याद आ रही थी। तो ये देखें आप कि असल में जो हम तेलुगु साहित्य या मलयालम या बंगला साहित्य जो है, उसका अध्ययन क्यों करना हमारे लिए जरूरी है या उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें यह एहसास कराती हैं कि हमारा सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य वास्तव में एक ही हृदय का साहित्य है, एक ही मन का साहित्य है। और यह एक ही हृदय भारतीय हृदय है, यह एक ही मन भारतीय मन है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदी में जिस प्रकार की हमें प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं
राष्ट्रीयता से लेकर और प्रेम तक उस काल में वे हमें तेलुगु में भी दिखाई देती हैं। इस काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप सभी जानते हैं, विश्वनाथ सत्यनारायण जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और जिनकी बड़ी विराट कृति है, कथाकृति या कहें कि यानी उपन्यास, जो एक बड़ा विराट उपन्यास है सहस्त्रफण, जिसका अनुवाद तेलुगु से पीवी नरसिम्हा राव ने किया और उस पर सीरियल भी, टीवी सीरियल भी आया और एक बहुत बड़ा कैनवास जो है स्वतंत्रता पूर्व के भारत के समाज का उसमें हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी हम कहानी की बात कर रहे हैं। कहानी के स्तर पर विश्वनाथ सत्यनारायण जो हैं वो उन्हें आलोचकों ने, देखिए मैंने एक शब्द यहाँ नोट किया है, एन एंग्री ओल्ड मैन कहा है। हम एंग्री यंग मैन की बात करते हैं, लेकिन उनकी जब वो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे उस समय इतिहासकार और आलोचक उन्हें एक एंग्री ओल्ड मैन कह रहे थे और उसका कारण यही है कि उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने की बात कही अपनी कहानियों में। जिस तरह से समाज में जो प्रवृत्तियां हैं उनके समानांतर तेलुगु कहानी भी चल रही थी। तीसरा नाम जो है वो इस काल का गुड़ीपाटी वेंकटाचलम और विश्वनाथ सत्यनारायण के बाद चिंता दीक्षितलु का है, जिन्हें कथा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी, बहुत विस्तार जो है इस तेलुगु कथा साहित्य को दिया। और श्रीपाद सुब्रमण्य शास्त्री, ये जो लोग हैं, खास करके विश्वनाथ सत्यनारायण, चिंता दीक्षितलु और सुब्रमण्य शास्त्री, इन तीनों ने अतीत का गौरवगान करने वाली कथाएं लिखी और पश्चिम के प्रभाव का प्रतिरोध अपने लेखन के द्वारा किया। और एक तरह से इन्हें हम, जो हमारे यहाँ रामचंद्र शुक्ल वाली हिंदी में नैतिकता है, उस नैतिकता के पैरोकार कह सकते हैं तेलुगु साहित्य में। तेलुगु साहित्य में, आधुनिक तेलुगु साहित्य में, आधुनिक तेलुगु कहानी साहित्य में नैतिकतावादी कहानियों के पैरोकार ये लोग हैं। जबकि इनसे पहले, जैसा मैंने अभी कहा, गुड़ीपाटी वेंकटाचलम जो हैं वे स्त्री मुक्ति और मुक्त प्रेम की बात करने वाले रचनाकार हैं। तो ये दो धाराएं विशेष रूप से इस विकास काल में हमें दिखाई देती हैं, आरंभिक काल में 1940 तक के। और जो 40 से 65 तक का जो विकास काल है, अब आप देखें हिंदी में भी वही स्थिति है कि जो एक तरह से सांस्कृतिक पुनरुत्थान वाली जो धारा है लेखन की, उसके बाद उसके पीछे पीछे जो है मार्क्सवाद की धारा आती है। तेलुगु कविता में भाव कविता के पीछे पीछे अभ्युदय कविता की धारा आती है। इसी तरह कहानी में भी जो उदय काल की एक तरह से सुधारवादी, राष्ट्रीयतावादी, मानवतावादी और स्वच्छंदतावादी कहानियों की परंपरा थी, उसके पीछे पीछे अब निम्न वर्ग को तेलुगु कहानी में प्रतिष्ठित करने वाली मार्क्सवादी धारा का विकास होता है। माधव पेद्दी गोखले, ओरांकी दक्षिणामूर्ति, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ दक्षिणामूर्ति जी के दर्शन का भी, और आर सोमराजू, यह जो त्रयी है, इसे यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने तेलुगु कहानी में निम्न वर्ग के जीवन के चित्रण की और कहें कि एक प्रकार से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जीवन निम्न वर्ग के चित्रण की जो है परंपरा का की नींव डाली। आगे चलकर उसका विकास हुआ। लेकिन मार्क्सवादी कहानियों के समानांतर साथ साथ जो है, क्योंकि अब स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ हम बढ़ रहे थे या आगे चल करके स्वतंत्र हो गए थे, ये जो 40 से 60 तक का समय है, ये वास्तव में स्वतंत्रता के इधर उधर का समय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पहले से स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद तक का जो यह 2-2.5 दशक का समय है, यह समय क्रमशः उपनिवेश
से निकलकर एक नए औद्योगिक भारत की ओर बढ़ने का समय था। यह समय भारतीय राजनीति में और भारतीय साइकी में कहीं ना कहीं समाजवाद के अणुओं के प्रवेश का समय था। तो पालगुम्मी पद्मराजू ने 1959 में 1959 में एक कहानी चक्रवात, हिंदी में उसका नाम चक्रवात अनुवाद किया गया है, साइक्लोन अंग्रेजी में, और तेलुगु नाम मुझे इस समय याद नहीं है। इसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया और उनकी इसके बाद की अनेक कहानियां हैं जो ग्रामीण जीवन का चित्रण करती हैं। लेकिन आलोचकों का कहना यह है कि पद्मराजू जो हैं वे शहर के चश्मे से गांव को देखने वाले रचनाकार हैं। यानी एक तरह से जिसे आप कहें कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो करके वह देखी हुई इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बावजूद उसमें ग्रामीण यथार्थ और ग्रामीण जीवन की त्रासदियां, उसकी करुणा जो है वह उभर कर आई, और साथ ही तेलुगु समाज का जो जीवन है, ग्रामीण जीवन, वह उभर करके आया है, ऐसा माना जाता है। फिर वही बात हिंदी के समानांतर आप देखें कि एक तरफ हमारे यहाँ छायावाद और प्रगतिवाद चल रहे थे, प्रयोगवाद आ रहा था उसके साथ साथ, और हिंदी कहानी में जो है वह प्रगतिवादी कहानी के पीछे पीछे मनोविश्लेषणवादी कहानी आती है, और उसके बाद अस्तित्ववादी कहानी आती है। ठीक यही स्थिति तेलुगु में भी है कि मनोविश्लेषणवादी जो कहानियां हैं उनके प्रमुख रचनाकार के रूप में रचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री को जाना जाता है, जबकि गोपीचंद जो हैं वे मनोविश्लेषण के साथ साथ अस्तित्ववादी दृष्टि से जीवन का चित्रण करते हैं। उनकी एक कहानी धर्मवादी जो है वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसमें जिसे आप कहते हैं तेलुगु इथोस, जो शब्द मैंने वहां पढ़ा था, कभी मुझे याद आ रहा है, तेलुगु इथोस, जिसे आप तेलुगु मानस कहें, तेलुगु नैतिकता कहें या तेलुगु चरित्र कहें, उसका बड़ा प्रामाणिक चित्रण जो है वह गोपीचंद की कहानियों में प्राप्त होता है। आगे चल करके जो जैसे ग्राम कथा की एक परंपरा चली आ रही थी राचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री या उनसे पहले के समय से, अब उसके साथ साथ जो मध्य वर्ग जो है वह कहानी के केंद्र में आना शुरू होता है, और शहर की कहानी कोडवडीगंटी कुटुंबराव और की कहानियों में हमें दिखाई देती है। इसी धारा को बाबू आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों लोग जो है कोडवडीगंटी कुटुंबराव जी और बुच्ची बाबू, ये दोनों ही कहानीकार जो हैं जिन्हें कहा गया है प्रोलिफिक राइटर्स हैं। इन्होंने निरंतर और इतना अधिक लिखा है कि इन पर अकेले से बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं। हिंदी में पत्रिकाओं के विशेषांक भी इन पर निकले हैं, वह भी दर्शनीय हैं, द्रष्टव्य हैं। 1965 के बाद जिसे हम कहते हैं कि साहब ये तेलुगु कहानी का एक तरह से आधुनिक या कहें कि जो समकालीन विस्तार है वह हमें दिखाई देता है। यहाँ से अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का विकास विस्तार स्वतंत्रता के बाद बड़ी तेजी से हुआ, और तेलुगु अखबारों से लेकर के पत्र पत्रिकाओं तक में जो है कहानियां, हर प्रकार की कहानियां प्रकाशित किए जाने का चलन है। श्याम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आप सर का की आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। के बाद जो है अनेक शाखाएं हमारे सामने तेलुगु कहानी की आती हैं, और विशेष रूप से 8वें 9वें दशक में जो है स्त्रीवाद का उदय हम देखते हैं। ओल्गा और हेमवती, ओल्गा और सत्यवती इत्यादि की जो कहानियां हैं बहुत आकर्षक हैं और
जिसे कहें कि मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली हैं। और वहां से लेकर के अभी जो आज के यानी 21वीं शताब्दी के कथाकार हैं, वे जो है उत्तर आधुनिक किस्म की बाजारवाद से प्रभावित होने वाली, कोरोना काल से संबंधित, एड्स से संबंधित ऐसी तमाम कहानियां जो हैं वे लिख रहे हैं। और यह भी कि पूरे के पूरे गांव जो हैं वो गिरवी रख दिए गए हैं किसानों की आत्महत्या को लेकर के, कपास की खेती को लेकर के। विशेष रूप से जो तेलंगाना के रचनाकार हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। यहाँ मैं तुरंत उनके नाम आपको नहीं दे पाऊंगा, कभी फिर चर्चा करेंगे। हाँ, मैं 2 या 3 कहानियों की आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो कहानी जो है बड़ी बहुत ही चर्चित कहानी है, एक सत्यवती की कहानी। सत्यवती की कहानी है मेरा नाम क्या है। शुरू में हमने कहा था तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ है मेरा नाम क्या है। और ये कहानी जो है एक पहले भी शायद किसी प्रसंग में मैंने इस मंच पर यह कहानी, इस कहानी की चर्चा की है कि इस कहानी को एक प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है कि साहब एक मक्खी है जो अपना आंगन लीपती रहती है और इसमें इतनी व्यस्त रहती है कि अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। तो ये जो इस कहानी की नायिका है वह घर की सारी झाड़ू बुहारी से लेकर के सवेरे मुंह अंधेरे उठ जाना और जाकर के दूसरों की रास्ते जाकर के सोना, केवल एक पहर की नींद लेना और पूरा जीवन सास ससुर पति और बच्चों की सेवा करती रहती है। और एक दिन जो है उसके मन में इन्हीं कारणों से यह प्रश्न उठता है कि मेरा नाम क्या है। और जब वो अपना नाम खोजने चलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक्स की वाइफ है या वाई की बहू है या जेड की माँ है, लेकिन उसका अपना नाम क्या है ये जब नहीं मिलता तो वो अपने गांव में जाती है। अपने गांव में जाकर के बहुत ही एक इस तरह का चित्र जो है लेखिका ने किया है कि घर में पुराने सारे कागजात ढूंढ करके वो परेशान हो जाती है। कहीं तो कहीं उसका नाम मिल जाए, वो सब कीमत खा चुके, उसका नाम कहीं नहीं मिलता। वो अपने स्कूल जाती है, स्कूल में भी उतना पुराना रिकॉर्ड कोई नहीं रखता, सारा रिकॉर्ड नष्ट हो चुका है। तो बड़ी पगलाई हुई। आप देखिए, जब आप भूल जाएं अपना नाम भी आपके पास न हो और आप ढूंढ रहे हो मैं कौन हूँ, तो वो सड़क पर जो है एक तरह से अटकती हुई थी, पगलाई हुई चलती है। तभी कोई आकर के उसकी कंधे पर हाथ रखता है या रखती है और मुझे सही नाम याद नहीं, शायद शारदा या कुछ ऐसा नाम लेकर के वो उसे पुकारती है। वो पूछती है कौन शारदा, तो वह उसकी बचपन की सहेली थी जिसने उसे पुकारा था शारदा कह करके, अरे तू शारदा। तो ये इसके बाद से जब वह अपने घर लौटती है तो वह सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि मैं एक्स की माँ या वाई की बेटी, जेड की बहू और ए की पत्नी के नाम से नहीं, मुझे मेरे नाम से जाना जाना चाहिए। ये नाम की समस्या देखिए आज 2024 में हमारी राज्यसभा तक में है। तो ये कहानी जो है सत्यवती की बहुत ही सुंदर रोचक कहानी है, जो कि ये दर्शाती है कि तेलुगु कहानीकार बहुत पहले जो है महिला कहानीकार जो हैं वे अस्तित्व के प्रति सजग हो गई थी। पिछले दिनों मैंने एक कहानी ओल्गा की पढ़ी, आयोनी, जिसमें एक ऐसी लड़की की कथा है और जो यथार्थ आधारित है। ओल्गा की कहानी है। ओल्गा तो हैदराबाद में ही है, हम मिले नहीं उनसे, एक बार एक कार्यक्रम में बुलाया हमने। तो उसमें इस बात पर असल में एक बलात्कृता लड़की है, एक लड़की का अपहरण हो जाता है 10 वर्ष की आयु में
उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है। अब वह सबसे अधिक घृणा जो है अपने अंग विशेष से करने लगती है और इसे बड़े सुंदर कहें कि सुंदर कहना तो गलत है, बड़े विभत्स जो परिस्थितियां हैं समाज की वो इसमें दर्शाई गई हैं और कि किस प्रकार से जो है एक लड़की अपने लड़की होने से घृणा करने लगती है। वो कहती है, बात इस तरह शुरू होती है उसमें कि कहीं मुझे कहानी बताई गई थी कि सीता अयोनिजा थी, पृथ्वी से प्रकट हुई थी। तो ये अयोनी शब्द जो है मुझे लगता है कि मैं ऐसा जन्म पाऊं, ऐसा जीवन पाऊं जो अयोनी। अब मैं इससे अधिक इसके बारे में नहीं कह सकता कहानी के, लेकिन ये कहानी बहुत ही कारुणिक कहानी है और इस देश में जो दिन ब दिन रोज बरोज जिस तरह की घटनाएं हम देश के हर कोने में देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में देख रहे हैं, देश की क्या स्त्री की स्थितियां, स्त्री मुक्ति के इस युग में स्त्री को किस प्रकार से वस्तु बना दिया गया है, एक अंग विशेष बना दिया गया, जिसके बारे में कभी हमारे यहाँ पंत जी ने कहा था कि स्त्री जो है वो केवल अंग विशेष नहीं है, वो पत्नी, प्राण, सहचरी, मित्र इत्यादि इत्यादि जो है कविता बड़ी प्रसिद्ध है उनकी, वह ठीक वही आवाज ओल्गा की इस कहानी में दी गई है। इसी तरह से विमुक्ति जो उनका, जिसे कि शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे ख्याल से, हाँ साहित्य अकादमी, इस विमुक्ति में 6 कहानियां हैं। ये जो 6 कहानियां हैं ये राम कथा से संबंधित है, लेकिन इनमें राम कथा होते हुए भी राम कथा नहीं है। इसमें राम कथा के अलग अलग स्त्री पात्र आपस में बात करते हैं। यहां तक कि एक जो कथा है उसमें वह है शूर्पणखा और सीता का संवाद, और इन संवादों में एक तरह से जो पुरुष वर्चस्ववाद है उसके ऊपर उंगली उठाई गई है। अब आप इसे जो अब हमारे पौराणिक विश्वास हैं उनके साथ जोड़ करके न देखें। ये कहानियां बिल्कुल पौराणिक कहानियां नहीं हैं, ये आधुनिक जीवन की कहानियां हैं विमुक्ति में जो आई हैं। और एक कहानीकार जिनकी पुस्तक की मैंने शायद समीक्षा की या भूमिका लिखी, इस समय उनकी कहानी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इशारा आरंभ में किया था, पेद्दिंटी अशोक कुमार। इनकी जो कहानियां हैं वे हमारे तेलंगाना क्षेत्र के करीमनगर जो इलाका है उसके किसानों की करुण स्थितियों का खुलासा करने वाली कहानियां हैं। और इस तरह के अनेक और भी रचनाकार हैं जिन पर कभी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। अभी कल मुझे एक फोन आया इसी विषय से संबंधित कि ऐसा बताइए शर्मा जी कि अगर हम प्रामाणिक रूप में हिंदी में तेलुगु कहानियां पढ़ना चाहें, अच्छे अनुवाद, क्योंकि अनुवादों के साथ समस्या है, मुझे अनुवादक मित्र क्षमा करेंगे, लेकिन अनुवादों के साथ समस्या यह है कि कई बार वे पठनीय नहीं होते। अनुवाद तो होते हैं लेकिन उनकी जो भी सीमाएं हैं, एक बड़ी सीमा ये होती है कि वे पठनीय नहीं होते, कुछ पेज या कुछ पैराग्राफ पढ़ के ही पाठक उन्हें छोड़ देते हैं। इस चुनौती के बावजूद बहुत सुंदर अनुवाद तेलुगु कहानियों के हमें प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहले मेरे देखने में आई किताब बहुत पहले, वह है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से 2 खंडों में भारतीय श्रेष्ठ कहानियां प्रकाशित हुई, जिसमें तेलुगु खंड में 10 कहानियों के अनुवाद हैं जो बहुत ही रोचक कहानियां हैं और तेलुगु कहानी के पूरे इतिहास को हमारे सामने रखती हैं। इसी तरह से कमलेश्वर ने भारतीय शिखर कथा कोश राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित किया। उसमें एक खंड जो है वो तेलुगु की चुनी हुई कहानियों का है, वह भी द्रष्टव्य है। बहुत ही अच्छे अनुवाद हैं उसमें। अभी पिछले दिनों कुछ 2 वर्ष से हमारे हैदराबाद में दिल्ली से आकर रह रहे हैं डॉक्टर
J.L. रेड्डी या डॉक्टर जे लक्ष्मी रेड्डी। तो जे लक्ष्मी रेड्डी ने भारतीय ज्ञानपीठ की एक पूरी श्रृंखला है भारतीय कहानियां की, उसका तेलुगु खंड जो है, तेलुगु की कहानियां, वह संपादित किया है। और इसमें तेलुगु की आरंभिक कहानियों से लेकर के अब जो 21वीं शताब्दी तक की कहानियां हैं वे शामिल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं असल में इसीलिए ये जानबूझ करके मैं स्क्रीन शेयर किए हुए हूं, ताकि यदि कोई मित्र चाहे तो इन नामों को नोट कर सकते हैं। भारतीय कहानियां, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, उसका तेलुगु खंड, जे लक्ष्मी रेड्डी द्वारा संपादित और अनुदित। एक पुस्तक अभी पिछले दिनों 2 वर्ष पहले तेलंगाना की तेलुगु कहानियों का एक संग्रह पहले तेलुगु में आया, अस्तित्व, और फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ। उसके प्रधान संपादक उसके नंदिनी सिद्धा रेड्डी हैं। तेलंगाना साहित्य अकादमी हैदराबाद से ये किताब प्रकाशित है, और थोड़ा सा काम इसके हिंदी अनुवाद के संपादन का करने का मुझे अपने परमेश्वर जी और रंगैया जी के साथ काम करने का अवसर मिला। अच्छे अनुवाद हैं, और विशेष रूप से तेलुगु, और उसमें भी जो हमारा तेलंगाना क्षेत्र है, इस तेलंगाना क्षेत्र की कहानी जो है वह कहाँ खड़ी हुई है आरंभ से आज तक, उसकी जो दशा दिशा है, उसे समझने के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपको मालूम हो, ग्रंथ सदन दिल्ली से डॉक्टर पी विजय राघव रेड्डी द्वारा संपादित और अनुदित तेलुगु की 30 प्रतिनिधि कहानियां एक चर्चित पुस्तक है। इसी तरह इनकी एक खंजन और खंजर, मैं उल्टा बोल रहा हूं, खंजर और खंजन नाम से भी 5 कहानियों का एक संकलन है। वो थोड़ी लंबी कहानियां हैं, और 2 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी सरल हैं, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तेलुगु पाठ्यक्रम में जो हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और वेमूरी आंजनेय शर्मा जी और भालचंद्र आप्टे और एक और 3 लोगों ने उसमें संपादन और अनुवाद किया है। और जैसा मैंने कहा था ना, पहली एक कहानी की चर्चा की थी आपसे, एक कली खिल उठी, तो एक संग्रह एक कली खिल उठी नाम से है, और एक संग्रह गोदावरी हंस पड़ी नाम से, गोदावरी हंस पड़ी और एक कली खिल उठी। ये तेलुगु गल्प माला जो है 1 और 2 नाम से ये संग्रह प्रकाशित हैं। एक पुस्तक जिसके लोकार्पण का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, जो तेलुगु के महिला कथाकारों की कहानियों का संग्रह है, जिसका अनुवाद और संपादन का कार्य आर शांता सुंदरी जी ने किया था, जो लेखनी नाम की संस्था है उसने प्रकाशित किया मिलिंद प्रकाशन के माध्यम से, और इस संग्रह का नाम है गुलदस्ता। किताबें और भी हैं, लेकिन कम से कम इन किताबों के, इन कुछ किताबों के बारे में मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि ये किताबें बहुत काम की किताबें हैं, ये किताबें बहुत काम की किताबें हैं। और मित्रों, मुझे यह अवसर दिया, मुझ अपात्र को आपने यह अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और जो कुछ इस कम समय में या अपनी सीमित बुद्धि के आधार पर मैंने आपके समक्ष रखा, यदि यह तनिक भी, थोड़ा सा भी किसी के काम आ सके तो मुझे संतोष होगा। नमस्कार। आचार्य, 2 बातें जी। मेरे और मुझे लगता है कि पटल पे और जो लोग उपस्थित हैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए, सिर्फ आपने अपने वक्तव्य के दौरान किसी तेलुगु साहित्यकार के, कथाकार के बारे में आपने कहा कि साहब उनकी जो रचनाएं हैं एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जिसमें कि एक यथार्थ है, एक रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद है, और एक फैसिज्म, ठीक है, क्लासिज्म। जी, गुरजाड़ा के ही बारे में जी।
तो गुरजाड़ा पड़ाव के ही बारे में ये कहा जाता है। जी जी, आपने कहा था। तो मुझे लगा कि साहब स्वतंत्रतावाद और फांसीवाद, इन दोनों की जो अवधारणाएं हैं वो परस्पर मेल नहीं खाती। नहीं, तो साहित्य तो में इसका यथार्थवाद से संतुलन दिखाएगी। कैसे बैठाया गया? वही इसीलिए कहा ना कि इन तीनों का समन्वय, यानी उनकी कहानियों में ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक कहानी में ये सारी चीजें हो। अब जैसे रविन्द्रनाथ की बात भी करते हैं तो रविन्द्रनाथ में क्लासिसिज्म भी है और रोमांटिसिज्म भी है। मतलब ये अलग अलग आया, माने कहानियों में ये अलग अलग तत्व के रूप में आए, ये हुआ ना? जी 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 हाँ, जी हाँ। अच्छा, ठीक है। आप जब कथाकार पद्मा राजू की बात कर रहे थे जी, तो आपने कहा कि वो शहर में रह के गांव की कहानियों का चित्रण किया करते थे। हाँ जी, और शायद यह परोक्ष रूप से आशय होगा कि साहब शहर में रहने वाले जिन्होंने गांव के यथार्थ को नहीं भोगा, वो गांव का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे नहीं, बल्कि ये सीमा ये समझते हैं कि एक इस तरह की धारा चली ना कि साहब, जिसे हम आजकल कहते हैं कि स्वानुभूति और सहानुभूति। तो स्वानुभूति परक नहीं है, सहानुभूति परक लेखन है, ऐसा आलोचक का मानना है। ये आवश्यक नहीं कि ये पूरी तरह से स्वीकार्य हो, क्योंकि ये सीमा जो है बड़ी गड़बड़ लगती है कई बार। तो फिर तो वही हो जाता है कि साहब भैंस की कहानी लिखनी है तो पहले भैंस होना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा है कि आप स्वयं या आदरणीय अहिल्या जी या मैं, मेरे ख्याल से सारे ही लोग गांव से निकले हुए हैं जो अब बिल्कुल शहरों में रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गांव नहीं, और उस गांव से मुक्त नहीं हुए हैं हम, अभी तक गांव से मुक्त कहाँ हुए हैं जी। हमें तो यही लगता है कि हम अपनी कविताओं में गांव को ही जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कविताएं बहुत उस तरह की बार बार जो लोक की बात कर रहे हैं हम, या मिथ की बात कर रहे हैं, या जड़ों की बात कर रहे हैं, वो वही है, वही कह रहे हैं। तो असल में मैं ये भी कह दूं कि उस कहानीकार के जिनके बारे में ये बात कही गई है, ये आलोचना जो कहीं से लेकर के मैंने कहा है, मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि उनकी जड़ें कहाँ थी। क्योंकि मुझे याद आ रहा है, बाद में अहिल्या जी भी कुछ बोलेंगी, मैं साहित्य अकादमी का एक मोनोग्राफ पढ़ रहा था, जो पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, उनका वो मोनोग्राफ है। और उसमें उन्होंने किसी विदेशी साहित्यकार को कोट करते हुए लिखा है कि हालांकि ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वो पूरी तरह से दर्पण नहीं है। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। जी। उनकी यह व्याख्या है विश्वनाथ तिवारी जी की या उस विदेशी साहित्यकार की कि साहब जब भी कोई कहानीकार या कवि कुछ लिखता है तो यथार्थ का आधार तो रहता है, लेकिन उसमें वह अपनी कल्पना का भी पुट मिलाता है, वह कुछ अपनी बात भी कहता है। तो 100% यथार्थ वो दर्पण नहीं होता। इसके बारे में आप मेरी तो मान्यता ही यह है, हालांकि मैं मान्यता रखने जितना योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी राय यह है कि एक किताब मैंने लिखी, कथाकारों की दुनिया, उसमें आरंभ में ही ये स्थापित करके, पुनर्स्थापित करके मैं चला हूँ कि एक दुनिया वो होती है जो कथाकार को प्राप्त होती है, और एक दुनिया वो होती है जो कथाकार रचना चाहता है, और एक इसके इन दोनों के बीच में वो रचना होती है जिसे दुनिया होती है जिसे कथाकार रचता है। एक दुनिया वो है जो कथाकार को प्राप्त है, एक वो जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसे वो प्राप्त करना चाहता है उसको लिख पाता हो। तो उसके बीच में जो है कथाकार की अपनी दुनिया होती है, और ये इन दोनों के दबाव में
यानी फिर वह अगर साधारण भाषा में हम अपनी कहें इसे साहित्यिक जो शब्दावली है कि यथार्थ और आदर्श दोनों का दबाव जो है, या कहें कि उसका जो तनाव है, उसमें कथाकार की या किसी भी साहित्यकार विधा के रचनाकार की हाँ जो अपनी दुनिया है वह स्थित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। मेरे ख्याल से मैं अभी पटल पे देख रहा था, शायद NR श्याम भी, हाँ श्याम जी तेलुगु भाषी, तेलुगु और हिंदी दोनों तो वो साहित्यकार हैं, मैं जानता हूं उनको। तो यदि